खबर तफसील से। महाराष्ट्र के मालेगांव में एनसीपी की गिरफ्त मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के 27 कॉरपोरेटर एनसीपी में शामिल हो गए हैं। इन्होंने एनसीपी प्रदेश सदर जयंत पाटिल, अजीत पवार, छगन भुजबल और नवाब मलिक की मौजूदगी में एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। इन लीडरों ने दावा किया कि मालेगांव में अगला मेयर एनसीपी से ही होगा। मालेगांव के 28 कॉरपोरेटर्स की क्या नाराजगी रही, जिसको लेकर एक साथ 28 कॉरपोरेटर एनसीपी में शामिल हो गए। इस पूरे मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने मालेगांव के साबिक कांग्रेस रुकने असेंबली और मौजूदा वक्त में एनसीपी के लीडर आसिफ शेख से खास बातचीत की। कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के मालेगांव से तकरीबन 28 नगर सेवकों ने राष्ट्रवादी का दामन थामा है। किस तरह से पूरी मुहिम रही, इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हैं। आसिफ शेख जो मालेगांव में पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। आसिफ जी, एक साथ 28 नगर सेवकों का जो कांग्रेस में थे राष्ट्रवादी पार्टी में आना, क्या कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और क्या कुछ नाराजगी थी आप लोगों के लिए? शेख रशीद साहब जो मेरे वालिद हैं, वो 84 से कांग्रेस पार्टी में, वो 2 टाइम विधायक रहे, 2 टाइम मेयर रहे और कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के अंदर मजबूत करने का काम किया। मैं मेयर रहा, मैं एमएलए रहा, लेकिन जब से सरकार आई है हम इलेक्शन हार गए, लेकिन जो महाराष्ट्र का नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का आज का, पहले विलासराव देशमुख साहब बहुत कार्यकर्ताओं को चाहते थे और भी हमारे नेता बहुत चाहते थे, लेकिन जब से नेतृत्व यहाँ पर बदला है तो कार्यकर्ताओं को, लीडरान को, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लीडरान को, अलग अलग शहर के लीडरान को तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उनके काम नहीं सुने जा रहे थे, साथ लेकर चलने का काम नहीं हो रहा था। और हम लोग ने ये बार बार उनसे कहा कि मालेगांव शहर एक पावरलूम सिटी है, वहाँ पर स्लम बहुत है, लेबर है, डेवलपमेंट करने के लिए आप हमको निधि सरकार से दीजिए ताकि हम डेवलप करेंगे और आगे भी हम कॉरपोरेशन ला सकते हैं। लेकिन ना हमारी बात को सुना गया और ना हमको साथ लेकर चलने की कोशिश की गई और हमको नज़रअंदाज करने का काम महाराष्ट्र के लीडरान कर रहे थे। और इसके लिए मार्च में ही मैं तो राष्ट्रवादी में शामिल हो गया और अभी शेख रशीद साहब और मेयर और 28 कॉरपोरेटर अभी राष्ट्रवादी पार्टी में आ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर के डेवलपमेंट के लिए हमारा साथ देगी। सरकार में तीनों दल शामिल हैं, कांग्रेस भी शामिल हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को चाहे राष्ट्रवादी की बात करें, शिवसेना की बात करें, दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए शायद मालेगांव में आप लोग को मुहैया नहीं हो सका फंड। नहीं, मुझको तो ऐसा नहीं लगता है। सरकार में बराबर है, सरकार में मिनिस्ट्री बराबर है और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र देश है, जमहूरी मुल्क है, हर पार्टी को बढ़ाने का अपना अधिकार है। और राष्ट्रवादी सरकार में बराबर है, मतलब वहाँ से नहीं, कुछ नेताओं से आपत्ति है जी। कुछ नेता जानबूझकर हम लोगों को तकलीफ देने का काम, नज़रअंदाज करने का काम कर रहे थे। ये थे आसिफ शेख जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सरोज जलाल के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान मामले में एनसीपी लीडर और अक़लियती वजीर नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी का दोहरा रवैया है। कर्नाटक असेंबली के 60 साल पूरे होने पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने टीपू सुल्तान को योद्धा और शहीद हिंदुस्तान बताया था, लेकिन दूसरी जानिब बीजेपी का रवैया इसके बरक्स है। दुटप्पी भूमिका सारखी आहे। कर्नाटकमध्ये त्यांचे मोठे नेते येडियुरप्पाजी हे टीपू सुलतानच्या जयंत्या साजरा करत होते। कर्नाटकच्या विधानसभेमध्ये जेव्हा कर्नाटकला 60 वर्ष पूर्ण झाले तेव्हा रामनाथ कोविंदजी देशाचे राष्ट्रपती यांनी टीपू सुलतान यांना बहादर आणि मार्टर म्हणजे शहीदच्या उल्लेख त्या विधानसभेमध्ये भाषण करत असताना केलेला आहे। मुंबईमध्ये पण महानगरपालिकेमध्ये नाव देण्यासाठी भाजपचे नगरसेवक प्रस्ताव आणत होते। आता एखादा शहीद ज्यांनी इंग्रज शासनाच्या विरोधात लढत असताना स्वतःचे प्राण गमावले, ज्याच्या नावाने संपूर्ण
ब्रिटिश साम्राज्य घाबरत होतं असे एखाद्या शहीदांचा नावाबाबत आक्षेप म्हणजे राजकीय दृष्टिकोन ठेवून उधर समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि वो टीपू सुल्तान मामले पर फिरका परस्ती का मुजाहरा कर रही है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि टीपू सुल्तान ने अपने दौरे हुकूमत में कई मनादिर तामीर करवाए। उनकी तारीफ तो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी की है। पड़ता है कि बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। हजरत टीपू सुल्तान वो राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को हराया था और इनके गिर जाने के बाद अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी इनके पास चले जाए, शायद ये जिंदा ना हो। हजरत टीपू सुल्तान वो राजा थे जिन्होंने रॉकेट का आविष्कार किया था, स्पेस क्राफ्ट बनाई थी जो चांद तक पहुंची है और उन्हीं की टेक्निक आज भी इस्तेमाल की जा रही है। मैं इन फिरका परस्तों से कहना चाहता हूं कि श्री रंगपट्टनम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो खुद चलाते थे वो, और ऐसी सैकड़ों मंदिरें वहां हैं जो उनके आविष्कार से बनी है। मंदिरों को जमीनें उन्होंने दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब ने उनकी तारीफ किया, मैं इसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने उनकी तारीफ किया और उसके बाद देश के संविधान के पेज नंबर 144 पर उनकी तस्वीर छापी गई है। वीरता के एक बहुत बड़े ये इस देश के सिपाही थे और आज इन सांप्रदायिक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते एक मैदान का नाम जो कानून के दायरे में बिल्कुल बैठता है और वो मैदान का नाम हजरत टीपू सुल्तान पड़ा तो वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको, जो देश के लिए अपनी जान दिया उसकी मुखालफत करना। गद्दारों को आज वफादार कहना चाहते हो और वफादारों को गद्दार कहना चाहते हो। मैं समझता हूं कि भारतवर्ष की जनता आपको माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के मुअत्तल डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर फारूक पठान से डिप्टी CEO का ओहदा छीन लिया गया है। इस तरह का हुक्मनामा महाराष्ट्र के महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से जारी किया गया है। इस हुक्मनामे पर अपर सेक्रेटरी आरती पेडनेकर के दस्तखत भी हैं। वाज़ेह है कि फारूक मोहम्मद पठान सेक्शन ऑफिसर के ओहदे पर फायज हैं और इन्हें रियासती वक्फ बोर्ड के डिप्टी CEO का इजाफी चार्ज भी दिया गया था, लेकिन पूना में वाक़े वक्फ जायदाद का फ़र्ज़ी NOC मामला उजागर हुआ था। फ़र्ज़ी NOC के ज़रिए 9 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द के मामले में डिप्टी CEO का नाम भी सामने आया था। इस मामले की जांच के बाद रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद ने फारूक पठान के खिलाफ कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में जिन तारीखी और सयाहती मकामात पर सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है वो पाबंदी अगले हफ्ते की जायज़ा मीटिंग के बाद ख़त्म कर दी जाएगी। इस तरह की यकीन दहानी वज़ीर सयाहत और माहलियात आदित्य ठाकरे ने दी है। वो औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आदित्य ठाकरे ने औरंगाबाद शहर में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में सुधार की उम्मीद भी जाहिर की। रियासती वज़ीर के मुताबिक अगले हफ्ते वज़ीर आला के साथ जायज़ा मीटिंग में तारीखी व सयाहती मकामात को खोलने का फैसला किया जाएगा। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर को टूरिज्म की राजधानी कहा जाता है। सयाहती मकामात बंद होने की वजह से हजारों अफराद मुतासिर हो रहे हैं। आकडे इथे जसे उतरायला पाहिजेत तसे उतरलेले नाहीयेत। आपण एक 5-6 दिवसात याचा आढावा घेणार आहोत, कारण मागच्या आठवड्यात काय झालं की मुंबई पीकला जाऊन उतरायला लागलेले कोविडमध्ये। पुणे असेल, इतरत्र महाराष्ट्र असेल, तिथे थोडे कोविडचे आकडे आता प्लॅटो व्हायला लागलेले आहेत आणि जे काही दिसते आपल्याला त्या खात्याकडून कळत आहे किंवा जे काही आकडे येत आहेत ते म्हणजे ह्या येत्या 10 दिवसात ते आकडे उतरायला लागतील। इकडच्या स्थानिकांच्या काळजीपोटी आणि जे काही आपल्याला इथे निर्णय घ्यायला लागतात, जिथे निर्बंध लावावे लागतात, पुढच्या आठवड्यात पर्यटनचे जे काही विभागाचे निर्बंध आहेत त्याच्यावर मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर आम्ही रिव्ह्यू घेऊ आणि गरजेचे आहेत तिथे कमी करू।
महाराष्ट्र हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन मिलेगी। हुकूमत ने वाइन को सुपरमार्केट में फरोख्त की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का कहना है कि किसानों की पैदावार से बनने वाली वाइन की फरोख्त से किसानों और हुकूमत दोनों को फायदा होगा। 1000 मुरब्बा गज रखने वाले स्टोर पर इसको फरोख्त करने की इजाज़त होगी और सुपरमार्केट में इसके लिए अलग से शोकेस बनाना होगा। इस फैसले पर हंगामा भी शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि हुकूमत को सिर्फ शराब और शराबियों की फिक्र है, आम लोगों के मुद्दों से उनको कोई सरोकार नहीं है। उसको प्रोत्साहन के लिए 10 साल तक जीएसटी का परतावा माफी का एक पॉलिसी राज्य में थी, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पे वाइनरीज यहाँ पे डेवलप हुई, किसानों के उत्पन्न का साधन बढ़ा। ऐसे सभी जो स्मॉल और मीडियम वाइनरीज हैं या जो भी वाइनरीज महाराष्ट्र में है, उनके ब्रांड को बिक्री के लिए जो सुपरमार्केट जिनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा, उन्हें अपने उस सुपरमार्केट में एक स्टॉल के जरिए, एक शोकेस के जरिए इन सभी प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन दी जाएगी। इस तरह का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। अकोला में कोरोना के दौरान बेलौस खिदमत अंजाम देने वाले मुस्लिम नौजवानों को एजाज से नवाजा गया। मरीजों की देखभाल से लेकर आखिरी रसूमात अंजाम देने का काम इन नौजवानों ने किया है, जिसका नोटिस जिला इंतजामिया ने भी लिया है। देखिए इस हवाले से खास रिपोर्ट। कोरोना के दौरान इंसानी माशरे ने कई तरह के तल्ख तजुर्बात हासिल किए हैं। मौत के खौफ ने अपने करीबियों के चेहरे पर पड़े नकाब को उतार फेंका है। अलबत्ता एक खुश आइंद बात यह भी देखने को मिली कि इस दौरान चंद लोगों ने जात पात और मजहब व मिल्लत से ऊपर उठकर वो खिदमत अंजाम दी है जिसने अपने और पराये के फर्क को दूर कर दिया है। ऐसी ही एक तंजीम ने अकोला में सैकड़ों महलूकीन की आखिरी रसूमात अंजाम देने का काम किया है। अकोला जिला इंतजामिया ने इनकी खिदमत का इतराफ करते हुए इन्हें खुसूसी एजाज से नवाजा है। जो हम लोगों ने कोविड पॉजिटिव मृतकों के अंतिम संस्कार किए 7 अप्रैल 2020 से लेके जो आज तक शुरू है, उसके लिए हमको अकोला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मान होने पर बहुत खुश है और हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। महकमे सेहत के अफसरान के मुताबिक कोरोना में मुस्लिम तंजीमों की कारकर्दगी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कोविड महामारी की वजह से पहला जो शव हमको जिसका अंतिम संस्कार करना पड़ा, उस शव से के साथ हम लोग ऐसे जुड़ गए, जावेद भाई झकारिया की टीम, हम अभी तक वही काम कर रहे हैं। इनका जो ग्रुप है, उसी वजह से मैं ये काम कर पाया हूँ। काफी लोगों को हमको अंतिम विधि करना पड़ा। वैसे तो इस काम को अंजाम देने में जमात इस्लामी हिंद, रोटी बैंक और फ्लाइंग कलर्स ग्रुप वगैरह ने भी अहम खिदमत उठाए हैं। अलबत्ता कच्ची मेमन जमात की कारकर्दगी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। भिवंडी के रईस स्टडी सेंटर में कौमी यौम राय दहिंदगान की निस्बत से जमहूरियत के इस्तेहकाम में राय दही के अमल की खास अहमियत और इसमें हिस्सा लेने वाले नौजवानों और आम राय दहिंदगान में बेदारी लाने की गरज से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की अक्सरियत ने शिरकत की। जहां माहिरीन ने बताया कि उनका एक एक वोट कितना कीमती और अहम होता है, इसे कभी ज़ाया ना होने दें। वोट की अहमियत से हर शख्स वाकिफ़ है और वोट की बुनियाद पर और वोटिंग की बुनियाद पर हम हुकूमत को बना सकते हैं और हुकूमत को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आज बड़ी तादाद में आवाम में एक ऐसा तबका है जो वोट की अहमियत को नहीं समझ पाता और वो वोटिंग देने जाता भी नहीं। वो ये कहता है कि हमारे वोट देने या न देने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं हमारे तलबा तालिबात असातिज़ा कराम और सब तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस मैसेज को पहुँचाएँ आवाम तक कि वोटों की जो ताकत है वो कितनी बड़ी ताकत है। एक जमहूरी हमको दस्तूरी हक़ ये दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हक़ दिया है कि हम अपने इस वोट की बुनियाद पर और वोट देने की जो ताकत है, जो इख्तियार हमको मिला है, उसका बर वक्त इस्तेमाल करें
और चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली का इलेक्शन हो, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी लालच के हम अपने अच्छे उम्मीदवार को अगर हम ऐवान में भेजेंगे, चाहे वो असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट में हो, तो एक अच्छी जमहूरियत की बुनियाद हम डाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा इख्तियार है जो हमको दस्तूर ने दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। बेटियों की शादी का तस्वुर गरीब माँ बाप के हाथ पांव फुला देता है। फिर उन बेटियों का क्या होगा जिनके सर पर बाप का साया भी ना हो और ना ही अल्लाह के सिवा कोई दूसरा सहारा। लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो इन हालात को समझते हैं और आगे बढ़कर अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करते हैं। जी हाँ, ऐसी एक मिसाल देखने को मिली जलगांव के रावीर में। भुसावल के अब्दुल गफ्फार को अपने 2 बेटों के लिए मरहूम रईस की 2 बेटियां पसंद आ गईं और जब दूल्हे वालों को दुल्हन वालों की माशी हालात का अंदाज़ा हुआ तो मंगनी की तकरीब को निकाह में तब्दील करने का फैसला किया गया। फरीक़ैन ने आपसी रजामंदी से इसकी हामी भरी और इंतहाई सादगी से निकाह की तकरीब अंजाम पाई। जलगांव शहर में इस इक़दाम की भरपूर सताइश की जा रही है। आज की जो निकाह की तकरीब हुई, मैं सबसे पहले तो दोनों दूल्हों का और उनके वालिदैन का और तमाम रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सादगी के साथ इस निकाह को अंजाम दिया। हमारे मरहूम रईस भाई, उनकी 2 बच्चियाँ थी। आज रस्म मंगनी का प्रोग्राम था असल में, मगर कुछ मोहल्ले के नौजवान, कुछ जमात के लोग, तंजीम के लोग साथ में बैठे और दोनों को सुलह करवाई कि हम इस रस्म मंगनी को निकाह में तब्दील कर देते। दोनों ने लब्बैक कहा और बड़ी सादगी के साथ इंशाल्लाह आज निकाह अदा हो गया। मैं दोनों ख़ानदान का शुक्रिया गुजार हूँ और शुक्र अदा करता हूँ और आने वाले जितने भी निकाह हो, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि लोग इतनी ही सादगी से इसको अंजाम दें। आज के इस दौर में जहाँ दिखावा, बड़ाई और फजूल खर्चियाँ बहुत हो गई है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सादगी के साथ शादी करना चाहता है। ये बड़ी बात है और वाकई ये हमारे दोनों नौशा काबिल मुबारकबाद हैं। उनके वालिदैन भी काबिल मुबारकबाद है। अहले मोहल्ला और यूसुफ भाई के जो रिश्तेदार हैं, इनकी पोतियों को जिन्होंने मदद की है, ये इस बात का सबूत है कि आज भी हमारे अंदर यतीमों बेवाओं की मदद का जज्बा मौजूद है। का अमल है, ये बहुत आसान अमल है, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है, दुनिया का मकाम है कि हमारे मुसलमानों ने भी इसको बहुत मुश्किल अमल बना दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 2 निकाह एकदम इमीडिएट अर्जेंट किए गए यहाँ पर, ये ना सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि काबिल। फिलहाल खास बात महाराष्ट्र की खबरों में इतना ही। अब नजर डालेंगे कर्नाटक की अहम खबरों पर।